नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल वर्क से जुड़े कुछ थ्योरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो इसके प्रोपोनेंट हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। और ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे। मतलब कि इनको ये हम कह सकते हैं एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार और समाजवादी क्रांतिकारी थे। तो इनके बारे में जो इन्होंने थ्योरी दी थी, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेटरलिज्म का, जिसे भौतिकवाद कहा जाता है। तो इनकी जो भौतिकवाद की अवधारणा थी, तो इनका मानना था कि जो सोसाइटी होती है, मतलब जो समाज होता है, उसमें क्या होता है कि क्लास होता है। क्लास इन द सेंस कि वर्ग। जैसे अभी हम लोग जानते हैं ना, वर्ग हमारे यहाँ जो समाज है वो वर्ग में बटा होता है, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो क्लास होती है इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इनका जो थ्योरी के अनुसार। तो एक जो होता है लोअर क्लास होता है और एक अपर क्लास होता है, ठीक है। और इनके बीच बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है किसी चीज को लेकर, मतलब किसी विचार में इनके मतभेद होता है, तो वो सारी चीजें जो होती हैं उसके स्ट्रगल से क्या होता है, मतलब कि पहले से कोई विचार है जो इन्होंने, जैसे शक्ति पावर जो है अपर क्लास के पास है। इसमें जब मान लीजिए ये जो सेकंड जो लोअर है, इनके पास कोई अपना है कि इन्होंने अपना कोई विचार रखा, तो इनके बीच में जो स्ट्रगल होता है और इसकी वजह से जो नई चीज उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है कि समाज का जो है प्रगति होता है, विकास होता है। तो इन्होंने इसको इस तरीके से समझाया था। और इनका मानना था कि जो समाज है वो उसको एक गतिशील प्रणाली के रूप में देखते थे, मतलब कि ऐसी ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो कि हमेशा चलता रहता है, डायनेमिक है। वो कभी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रुक गया, वो हमेशा अपना जो साइकिल होगी वो चलती रहेगी, ठीक है। और इनका ये भी कहना था कि जो डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं ये दोनों, जैसे जो लोअर या अपर ग्रुप है, वर्ग है, वो क्या होता है उनके बीच में अलग अलग चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर मतभेद होता है। तो जो मतभेद होता है वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे जो व्यक्ति है या जो वर्ग है जिसके पास रिसोर्स है, ठीक है, वो अपना रिसोर्स उसके पास अगर है, तो वो कहीं ना कहीं वो ताकतवर होगा, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल होगा। और जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा कि आगे वाला जब उसको कुछ अपनी तरफ से देगा तो वो उसको यूज कर पाएगा, यूटिलाइज कर पाएगा। तो इस तरीके से इनका मानना था कि जिसके पास रिसोर्स है वो पावरफुल है। और इसी चीज को लेकर, पावर को लेकर, ये जो क्लास है आपस में संघर्ष करते रहते हैं कि किसके पास शक्ति ज्यादा होगी, किसके पास कौन समाज पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएगा। तो इस चीज को लेकर इनके बीच में अपने अपने हितों को लेकर एक प्रतिस्पर्धा होती रहती है। इसके अलावा कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में अभी हमने बात की, मतलब कि इसमें जैसे दो दो वर्ग होते हैं। एक शासक वर्ग होगा, एक श्रमिक वर्ग होगा। शासक वर्ग में मतलब जो जो भी, जैसे कि बिजनेसमैन आ गए, या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, या जैसे चर्च वगैरह में जो लोग हैं, रिलीजन के जिनके पास अपनी पावर है, वो लोग हो गए। और श्रमिक वर्ग में जो कि मतलब वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो वहां पे अपना इनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो दो वर्ग होते हैं, इनके बीच में जो संघर्ष होता है आपस में, संसाधनों को लेकर, मतलब रिसोर्सेज को लेकर, पावर को लेकर कि किसके पास ज्यादा पावर होगा, क्या कौन रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज कैसे कर रहा है, इस चीज को लेकर जब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसी को हम क्लास कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डायलेक्टिक्स। जो डायलेक्टिक्स है उसको द्वंद्व द्वंद्वमकता, जो डायलेक्टिक्स है उसको द्वंद्वमकता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब इन दोनों जो आपके जो दो वर्ग हैं, इनके जो विचार है, जब उसमें विरोध होता है, आपस में टकराव आता है, तो इस जो प्रोसेस होता है, जब व्यक्ति जो वर्ग है वो अपना जो भी विचार है वो दूसरे वाले वर्ग पर
स्थापित करना चाहता है, उस पे दबाव बनाता है कि वो अपनी बातों को मनवाए, अपने हिसाब से करवाए सारी चीज़ें। तो इनके बीच में जो विरोध होता है एक-दूसरे को लेकर, तो ये जो प्रक्रिया चल रही होती है परिवर्तन की, इसको हम कहते हैं डायलेक्टिक्स, ठीक है? इसके अलावा है सोशल चेंज। सोशल चेंज का जैसे हमने बात की कि जब सोसाइटी के जो समाज है उसका जब स्ट्रक्चर जो मतलब कह सकते हैं कि संरचना है, संरचना या जो उसके जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान इंस्टीट्यूशन का अर्थ आप जानते होंगे, फैमिली या राज्य या ऐसे जो भी चीजें होती हैं, तो इनमें जब बदलाव आता है तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। तो ये सब चीजें सोशल चेंज कैसे होगा, जैसे कि दो वर्ग हैं, मान लीजिए 2 वर्ग हैं अपने, एक लोअर, एक अपर, ठीक है? अब इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर, विचार को लेकर मतभेद हुआ, ठीक है? यहाँ पे इनका मतभेद होता है, उसके बाद उस मतभेद से कुछ कुछ एक मतलब चीज़ निकल के आती है, दोनों ने अपनी-अपनी बात रखी और उससे क्या हुआ, कोई बीच का रास्ता निकल के आया जो कि सबको एक्सेप्ट है, कि सब लोग उसको एक्सपेक्टेंस दे रहे हैं कि चलो हाँ, चलो सही है, एक्सेप्टेंस है सबके लिए। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, वो सोशल चेंज को आगे बढ़ाएगी। तो ये जो होते हैं ये की कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, ठीक है? और इनकी जो थ्योरी है जैसे कि हमने बात किया कि ये दो वर्गों में विभाजित होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक श्रमिक वर्ग होगा, एक शासक वर्ग होगा, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में हमेशा इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहेगा। क्योंकि जो शासक वर्ग होता है उसके पास जो प्रोडक्शन के जो साधन है, मतलब कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, वो उसको नियंत्रित कर सकता है। तो ऐसे में जो आर्थिक शक्ति कही जाती है, वो क्या होती है, वो शासक वर्ग के हाथ में होती है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं वो अपना दबाव बनाते हैं श्रमिक वर्ग पे, और श्रमिक वर्ग का ये है कि क्योंकि उनके पास उत्पादन का साधन नहीं है, तो ऐसे में वो आर्थिक शक्तिहीनता के कारण उनकी बाकी जो पावर्स है वो भी कहीं न कहीं कम हो जाती है। और इनके बीच ये जो आर्थिक असमानता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो क्या करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, और जिसके कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसकी वजह से ये अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब अपने विचार रखते हैं, उसमें लेके संघर्ष होता है। तो ये जब दो तरीके के विचार आपस में लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया एक उत्पन्न होता है, बीच का रास्ता जो भी निकलता है, तो उससे क्या होता है, समाज में बदलाव होता है। और इनका मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जरूरी भी है, अगर समाज का विकास होना है, प्रगति करेगा समाज तो इसी तरीके से करेगा। अगर ये अपने जो श्रमिक वर्ग है वो संतुष्ट हो जाएगा अपनी कि ठीक है चलो, हमारी जो भी स्थिति है हम इसी में रह लेंगे, और मान लीजिए जो अपर क्लास है वो इस तरीके का सोच ले कि चलो ठीक है, हम भी इनका भला कर देते हैं, इनको दे देते हैं, बराबर बराबर बांट के चलेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए नई चीज के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे होंगे। तो जब संघर्ष होगा तो नए आइडियाज होंगे, नई चीजें आएंगी, उससे क्या होगा, समाज में बदलाव आएगा, समाज की प्रगति होगी। तो इनका ये मानना था कि कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, और जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे इस चीज को लेके कि वो अपने हक के लिए ना लड़े, तब तक ये चीजें नहीं खत्म होगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी है ये कहीं न कहीं सोशल वर्क में अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। अगर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर लोग अपने परिस्थिति से वो समझौता कर लेते हैं कि जो भी जिस स्थिति में हम ठीक है, चलो ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई थी इसके बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं कल्चरल लैग थ्योरी के बारे में। तो कल्चरल लैग थ्योरी जो है उसको मिस्टर विलियम एफ ऑकवर्ड ने दिया था, जो कि एक सोशलॉजिस्ट थे, और इसको हिंदी में अंतराल बोलेंगे, सांस्कृतिक अंतराल, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अंतराल होगा, ढिलाई नहीं होगा वर्ड जो लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज होती है। इनका मानना था कि जैसे मान लीजिए समाज है, अभी आप उदाहरण लीजिए जैसे कि हम जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो हमारा जो समय चेंज होता है, समय के साथ क्या चीजें होती हैं कि जो हमारे टेक्नोलॉजी है, कुछ सामाजिक चीजें हैं जो जिसमें बदलाव आता है, लोगों के रहन सहन का स्तर देख लीजिए, चाहे लोगों को काम करने का तरीका जो जिस तरीके से चेंज हुआ है, जिस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हो रही हैं, और ये समय के साथ तेजी से बदल रही हैं।
लेकिन कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के कारण हमारी टेक्नोलॉजी में तो चेंजेस हो जाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, इनोवेशन होता है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं सोशल नॉर्म्स के कारण या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो एक्चुअल जो चेंज है, जो मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज है, वो रियल चेंज से कहीं न कहीं लैग करती है। मतलब कि आपका आपका टेक्नोलॉजी तो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, आपका नया टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कितनी तेज़ी से कर पा रहे हैं, ये इसके बीच का जो अंतर होता है, उसी को हम कल्चरल लैग कहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ कहेंगे, मतलब जो हमारे मूल्य होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, मानदंड हमारा कुछ अपना है, बिलीव है, उसकी वजह से सोसाइटी में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और इसमें हम देखते हैं तो 2 तरीके का कल्चर होता है, एक होता है मटेरियल कल्चर और दूसरा होता है नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर मतलब हो जाएगा जैसे कि आपका कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे टेक्नोलॉजी की बात हमने की कि टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, आपके सोसाइटी में कोई चेंज आने वाला है, ठीक है। लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर क्या हो जाएगा, जिसमें आपका नॉर्म्स आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगा, बिलीव्स होगा, जो कि सोसाइटी को बनाने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। और कल्चरल लैग क्या हो जाता है, जब इन दोनों के बीच में एक गैप फाइंड करेंगे, टेक्नोलॉजी और आपका ये जो भी वैल्यू वगैरह है आपका, इसके बीच में जो गैप होगा, इसी को हम कहेंगे कल्चरल लैग, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि जब कोविड आया हुआ था तो उस टाइम पे जो पूरी चीज़ें थी, जो ऑफलाइन जो चीज़ें हो रही थी, इन पर्सन जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज और कोचिंग्स वगैरह जो चल रही थी, अचानक से उन्हें ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ गया। मतलब पहले से भी थी चीज़ें ऑनलाइन, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बिल्कुल ही ऑफलाइन चीज़ों को चलाती थी, और उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो उस तरीके से इक्विप नहीं थे। उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया हुआ था उतने अच्छे से, ठीक है, कि ऑनलाइन कैसे खुद को प्रेज़ेंट करें। तो ऐसे में एक आपने सुना होगा आकाश इंस्टीट्यूट करके एक कंपनी थी, जिसको जो बायजू है, बायजू ने क्या किया था, उसको हैंड ओवर मतलब टेक ओवर कर लिया था। तो ये जो हुआ था, तो हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट जो कल्चरल लैग थ्योरी के हैं, जिसमें अभी हमने जैसे बात की तो उसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल कल्चर का मतलब होता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई टूल्स है जो कि सोसाइटी के यूज में आने वाली हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आई, तो वो क्या हो गया, वो मटेरियल कल्चर हो गया। जैसे कि पहले जो अगर हम एग्जांपल लें कि कंप्यूटर जो होता था, वो आप डेस्कटॉप यूज़ करते थे, बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे, जिनको आप कहीं पे मूव नहीं कर सकते थे, आपको वो सेटअप आपको वहीं पे करना होता था, सारी चीज़ें एक सिस्टम होता था। लेकिन धीरे-धीरे उसका इनोवेशन हुआ, नई चीज़ें और उसमें ऐड होती गई, तो अब हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो आ गया है। अब मिनी कंप्यूटर भी आने लगे हैं, जिसको बहुत ही हैंडी हो गया है, धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप हो गई। पहले जैसे कि जो वॉच होती थी, सिर्फ़ आप उसमें टाइम देखने का काम करते थे, लेकिन अब उसमें और नई चीज़ें ऐड हो गई हैं, आपका स्मार्ट वॉच आ गया है। ऐसे टाइप की टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है, तो लोगों के हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती जा रही है, मतलब लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, तो सोसाइटी में बदलाव आता है नए तरीके से नई चीज़ों को करने के लिए। पहले लोग ज़्यादातर मैन पावर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो कि ये सारे काम बहुत आसानी से कर लेती हैं, जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें जिसमें आपको बहुत टाइम लगता था। तो ऐसी चीज़ें मटेरियल कल्चर में आ जाएँगी, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाती है, कोई नया सिस्टम चेंज आया, तो ये सारी चीज़ें। अब आता है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब है जैसे कि सोसाइटी की अपनी कुछ नॉर्म्स हैं, अपने बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जिसको सोसाइटी के लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और इससे जैसे मान लीजिए आपका ये आ गया मटेरियल कल्चर आ गया, और ये आपका आ गया नॉन मटेरियल कल्चर। अब इस आपका जो मटेरियल कल्चर आ गया, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, और आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपने इनके बीच में जब एक गैप आएगा कि मतलब आपके नई चीज़ें आ गई हैं, आपकी सोसाइटी मतलब नए-नए इनोवेशन हो गए हैं, लेकिन आप जो है वो कहीं न कहीं आप पीछे रह गए, आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, उनके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए आप स्किल्ड नहीं है उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसकी वजह से एक जो गैप होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कल्चरल लैग कहेंगे।
ठीक है? जो एक कल्चर से जो दूसरा कल्चर है उसके बीच में जो गैप आ रहा है, उसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। ठीक, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जब कोविड आया था, कोविड के टाइम में आपने देखा था कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जो स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो इन पर्सन काम कर रहे थे, है ना? वर्क फ्रॉम होम का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं था, कुछ कंपनीज थी जो देती थी ऐसा कि आप ऑनलाइन घर से बैठे काम कर रहे हो। लेकिन जब कोविड आया था तो लोगों ने खुद को, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को इक्विप किया, शिफ्ट किया अपने आप को उस तरीके से। तो ऐसे में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, जो एक इंस्टीट्यूट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट करके। उनका क्या था कि वो लोग ऑफलाइन अपनी क्लासेस चलाते थे, बाकी चीज़ें करते थे। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो कहीं न कहीं वो खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए उस तरीके से, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज़ थे, वो कहीं न कहीं वो पुराने तरीके से ही काम कर रहे थे। उन्होंने खुद को उस तरीके से इक्विप नहीं किया था। कंपनी ने उस तरीके से लोगों को वो चीज़ें, स्किल्ड वो जो होना चाहिए था उनके अंदर, वो चीज़ें नहीं थी। कंपनी इस वजह से क्या हुआ, उसके लिए वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। और उस टाइम पे बायजू, जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो इस मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका बहुत बढ़िया था, सारी चीज़ें अच्छी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको टेक ओवर कर लिया। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे कल्चरल गैप था, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट का ये मतलब एक कहेंगे कि उनकी एक कहीं ना कहीं कमी थी, जिसके कारण वो खुद को सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें टेक ओवर कर लिया। जबकि आकाश इंस्टीट्यूट कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, कंपनी था, और बायजू जो कि उनसे बहुत नहीं थी, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। तो ये एक आप एग्जांपल देख सकते हैं समझने के लिए अपने, कि मतलब कैसे आप नई चीज़ें जो आ रही हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं किसी कारण से, आप खुद को इक्विप नहीं कर पा रहे उस तरीके से, है ना? और कहीं न कहीं बाधा बन रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आपको एक गैप जो दिख रहा है, वो आपका कल्चरल लैग हो जाता है। तो ये हमारा कल्चरल लैग का था। अब हम बात करते हैं फील्ड थ्योरी के बारे में। फील्ड थ्योरी जो थी उसे कर्ट लेविन ने दिया था। कर्ट लेविन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? इन्होंने इसे दिया था। और ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो कि इनका मानना था कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, वो उसके जो उसका टोटल फील्ड होता है, मतलब जो उसका पूरा जो वातावरण होता है, उसके आधार पर ही वो अपना व्यवहार करता है। मतलब उसके वातावरण में जैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, वो जो चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसी से वो उसका व्यवहार डिपेंड करता है कि वो कैसे व्यवहार करेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है? तो इन्होंने अपना एक एक फॉर्मूला भी दिया था। ये फॉर्मूला है, ये एग्जाम में हो सकता है आपको दे दे और पूछ ले कि यहाँ पे एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्होंने जो बताया था कि जो बिहेवियर होता है व्यक्ति का, वो क्या करता है, वो इस पे निर्भर करता है कि जो उस पर्सन जो है, उसका इंटरेक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। फंक्शन इन द सेंस कि जो व्यक्ति है वो किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे चीज़ों को देख रहा है। ये सारी चीज़ें जो उस पर्सन के उस इन्वायरमेंट के साथ, ये फंक्शन कहेंगे कि उसमें वो कैसा बर्ताव कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, उसी पे निर्भर करता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा। मतलब कि अगर कोई किसी का तरीका होगा, हो सकता है कोई किसी चीज़ को कोई एक सिचुएशन है, मान लीजिए कोई फेल हो जाता है अपने किसी एग्जाम में, हो सकता है एक व्यक्ति होगा जो जिसके घर में उसे इस तरीके से हमेशा मोटिवेट किया गया होगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी फेल हो गए, या अगर फेल भी हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ये लास्ट चांस था, तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास और भी मौके हैं, तुम खुद को उस फेल्योर से सीखो, खुद को इम्प्रूव करो। वो इस तरीके से, वो ऐसी फैमिली में वो उसको मोटिवेट किया गया। और हो सकता है कहीं पे दूसरी तरफ कोई लड़का हो या व्यक्ति होगा जिसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा कि अगर तुम इस एग्जाम को तुम प्रिपेयर करके और इसको नहीं निकाल पाते हो तो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना? जैसे कि आप लोग भी एग्जाम देते होगे, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनका आप बिहेवियर देखते होगे कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उससे लर्निंग लेते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं और एक नए जोश के साथ काम करते हैं। जबकि कुछ लोग होते हैं जो कि बैठ के रोना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, यही लाइफ है, खत्म हो गया। तो आप उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में खुद को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ, ये सारी चीजें आपकी निर्भर करती हैं कि आपका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है? और एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये दिया था, ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक्स जो होता है, इसको ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये किसने दिया था। तो इन्होंने कहा था जैसे कि जो व्यक्ति का ये जो है ना,
फील्ड थ्योरी जो है, ये ग्रुप डायनेमिक्स में भी बहुत काम आती है कि आप लोगों को, जैसे कि आपका कोई ग्रुप होगा, अब वहाँ पे आप किसी ग्रुप ग्रुप के साथ डील कर रहे होंगे, तो हो सकता है उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके अपने अपने विचार होंगे, है ना? हो सकता है वो अलग अलग कल्चर से होंगे, तो अपने अपने बिलीव्स होंगे, अपना काम करने का तरीका होगा। तो ऐसे में आपको इन सबको साथ में लेके अगर काम करना है, तो आपको ग्रुप डायनेमिक्स देखनी होगी कि लोगों का व्यवहार कैसा है, वो किस पर्यावरण, किस माहौल से निकल के आए हैं। उनके लिए आपको एक अपना ग्रुप का एक अपना पर्यावरण या माहौल जो कहेंगे, वातावरण, आपको वो क्रिएट करना होगा जिसमें सभी लोग कंफर्टेबल हों, अपनी बातों को रख पाए। कुछ नॉर्म्स आपको बनाने होंगे जिसको सबको फॉलो करना होगा, जिससे जो ग्रुप का जो डायनेमिक्स है वो बना रहे, मतलब कि वो गतिशीलता रहे, लेकिन इस तरीके से रहे कि वो पॉजिटिव वे में हो। ऐसा ना हो कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अगर मतभेद हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को मारने पीटने पे आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में अपने मतलब एक फंक्शन कर जो हो वो बेटर तरीके से हो सके, तो वो इस थ्योरी का यूज करके आप कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी दी थी। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि एक लाइफ स्पेस होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है उसका अपना खुद का जो साइकोलॉजिकल जो कह सकते हैं क्षेत्र होता है, मतलब मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है, जो वो अपने दिमाग में जो सारी चीजें सोचता है, जो जिस तरीके से वो कॉग्निशन करता है किसी चीज को लेकर। मान लीजिए आपके आपके परिवार में कोई तरीका कुछ ऐसा नॉर्म्स है, कुछ वैल्यूज है जो आपको फॉलो करते हैं, और आपको स्पेसिफिक उस तरीके से व्यवहार करने के लिए आपको उस तरीके से प्रेरित करते हैं कि आपको उसी तरीके से व्यवहार करना है। जैसे नॉर्मल सी चीज हम लेते हैं कि हमारे हमारे फैमिली में सिखाया जाता है कि जब भी बड़े आते हैं तो आपको, अगर आप बैठे हुए और चेयर है तो आप उनको दे दोगे, आप जो बड़े हैं उनको इस तरीके से आप सम्मान देंगे कि आप खड़े हो जाएंगे, आप उनको दे देंगे। तो ये चीज होती है, ये आपका व्यवहार होता है जो लोगों से, कि जो बड़े हैं उनसे आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, तो आपको उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आप उससे बात कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी में, तो आप उसको डांटने के बजाय आप उसको मोटिवेट करें, समा ये सारी चीजें आपके दिमाग में चीजें होती हैं खुद की, आप देखते हो अपनी फैमिली में कि किस तरीके से डील किया जा रहा है, तो वो चीजें आप खुद से आपके अंदर डेवलप होती हैं। आपके स्कूल में सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करो। ये सारी चीजें क्या है, ये आपका खुद का एक मतलब साइकोलॉजिकल फील्ड जो बन जाता है, चीजें देखते हो, जो आप सीखते हो, और वो आपके व्यवहार को इन्फ्लुएंस करता है। तो वो चीजें आपकी लाइफ स्पेस में आ जाती हैं। इसके अलावा फोर्स होता है। फोर्स जो होता है, मतलब ये एक तरीके से जो व्यक्ति को कोई व्यवहार करने के लिए पुश करता है, या कोई व्यवहार न करने के लिए पुल करता है। मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती है कि आपके दिमाग में है कि ये चीज अच्छी नहीं है, और आपने देखा हो कि आपने कभी कोई बचपन में गलती की हो, आपने किसी को मान लीजिए आपने किसी को गाली दिया हो, तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपको उस पर डांटते हैं, या आप किसी को मारते हो तो आपके पेरेंट्स उस पर डांटते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। तो क्या है, वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी कि आपको लोगों से मारपीट नहीं करना चाहिए, या अब्यूजिंग वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्या करती है, वो व्यवहार करने से रोकती है। वहीं आप जब किसी की हेल्प करते हो, और किसी को ज़रूरत पड़ने पे आप उसकी मदद कर रहे हो, तो वहाँ से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो फोर्सेज़ होगा वो आपको एक पॉजिटिव तरीके से पुश करेगा कि हाँ, आपको ऐसा व्यवहार करना है। तो ये फोर्सेज़ इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा बैलेंस होता है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं किसी व्यवहार को करने के लिए आपका अट्रैक्टिवनेस या रिपल्सिवनेस होगा कि नहीं करना है। वही जैसे फोर्सेस काम करते हैं कि मान लीजिए अगर कुछ अब आप ऐसी चीज़ है जिससे आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या समाज में उससे आपका सम्मान हो रहा है, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, आप वही करना चाहोगे। जैसे अगर आप देख रहे हो कि कोई आप देखते हो कि लोग पीसीएस जो अगर है या आईएएस है, लोग उसको एक अच्छे नज़र से देखते हैं कि हाँ भाई, ये एक सम्मानजनक व्यक्ति है, ये एक अच्छी ये ऐसी जॉब है जिसमें आप देश की सेवा करते हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ करने के लिए आप भी चाहोगे कि आप भी आईएएस बनो, आप भी पीसीएस बनो। तो ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। एक प्रोफेसर का जो आपके नज़र में है, आप जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अभी नेट का प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम दोगे, आप पीएचडी करोगे, उसके बाद प्रोफेसर बनोगे, तो ये चीज आपने सोची होगी ना दिमाग में, आपको क्यों बनना है, क्यों चीज ये चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो अभी बैठ के। तो इसका कारण यही है कि आपको वो चीज आकर्षक लगती है, आकर्षक करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप वो करना चाहते हो। वहीं दूसरी चीज है कि अगर आप देखते हो कि कोई व्यक्ति है जो कि गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गुंडा है, तो आपको वो चीज क्या होगी,
वो चीज़ आप देखते हो कि लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, तो आप वो काम नहीं करना चाहोगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये फोर्सेस जो होती हैं, ये इस तरीके से काम करता है ये बैलेंस जो होता है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि एक बाउंड्री होती है आपकी, जो व्यक्ति होता है उसका और उसके जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जो एक वो बाउंड्री बना के होती है, कि मतलब कि उस इन्वायरमेंट में उसको इतने तक ही इस तरीके से उस परिवेश में व्यवहार करना है। वो एक बीच की रेखा कहेंगे कि वो जो व्यक्ति का होता है उसे हम बाउंड्री बोलते हैं। तो ये आपका ये हो गया फील्ड थियरी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल एसोसिएशंस थ्योरी के बारे में, जो कि एडविन सदरलैंड ने दिया था। ये एक सोशोलॉजिस्ट थे, और इनका मानना था कि जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है, वो व्यक्ति जो होता है वो लोगों से इंटरेक्ट करके सीखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको इसके लिए कोई अलग व्यवहार चीज़ आप देखोगे, या इसका लर्निंग करने का तरीका अलग होगा। इसका सेम पैटर्न वैसा ही होता है जैसे कि हम नॉर्मल कोई बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे कोई बच्चा है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई बच्चा है वो देखेगा अपने फैमिली में कि लोग किस तरीके से लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो सबसे अच्छे से बातचीत कर रहा है, लोगों से घुल मिल रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, तो वो बच्चा जो देखेगा फैमिली में वो चीज़ें वो अपने अंदर अडॉप्ट करेगा, वो नॉर्मल है। सेम ऐसे ही जब व्यक्ति देखता है, जो बच्चा होता है देखता है अपने घर में कि लोग किस तरीके से, मतलब कि उनके घर में हिंसा हो रही है या लोगों के साथ लूट मार कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ क्या करेगा, उसको लगेगा यही सही चीज़ है, यही चीज़ करनी चाहिए। तो व्यक्ति इसी तरीके से सीखता है, उसके लिए कोई आपको अलग कोई पैटर्न नहीं होगा, सेम पैटर्न होगा। मतलब ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन जो कहते हैं, मतलब कि देखकर और नकल करके सीखना, ये थ्योरी यही कहती है कि आप क्रिमिनल बिहेवियर भी इसी तरीके से सीखते हैं। इसके लिए कोई अलग ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लर्निंग आ जाएगी, ये देखकर ही सीखा जाता है। जो जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही वो बनेगा। तो ये चीज़ इनकी जो थ्योरी है ये कहती है। अब इसमें जो इनके डिफरेंशियल एसोसिएशन के बारे में जो बात की गई है, तो इसका मतलब यही है कि जो बच्चा है वो जो देख रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से वो देख रहा है फैमिली में लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या घर में घरेलू हिंसा हो रही है, या उसके घर में लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, या उसकी मदर को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। अगर अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर वो देख रहा है कि वहाँ पे जो महिलाओं के साथ है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, तो वो क्या सीखेगा, उसे लगेगा कि यही चीज़ें होती हैं, और इसी को अप्रिसिएट, अगर फैमिली उसको अप्रिसिएट करेगी, उसके फादर या उसके जो लोग पेरेंट्स होंगे जो उस तरीके से अगर कहेंगे हाँ ऐसा ही करना चाहिए, तो उसे लगेगा यही चीज़ सही है, हमें ऐसे ही करना है, तो वो चीज़ें वो सीख लेता है। इसके अलावा जो होती है कि जैसे कोई बच्चा है, उसने कोई चीज़ सीखी, कॉपी की, अब उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है। अगर कोई बच्चा गया, उसने देखा कहीं पे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, तो देखा उसने कि उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा या जो भी, उसको सड़क पार करा देते हैं, तो वो देखेगा अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है, लग रहा है पापा ने किया, मम्मी ने किया, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर अगली बार जब वो चीज़ करेगा और उसके पेरेंट्स उसको देखेंगे कि हाँ इसने ऐसा काम किया, तो उसको जब वो अप्रिसिएट करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ ये ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस पे लोग मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ डेवलप होगी कि उस व्यवहार को वो करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि मैं ये व्यवहार हमेशा करूँ, है ना। और दूसरी चीज़ होती है कि व्यक्ति अगर देखेगा कि घर में अगर कि माँ बहन, उनके घर में माँ या बहन है, उनके साथ उनके जो माता पिताजी हैं या उनके जो भाई हैं, वो उस तरीके से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे डिफरेंशियल एसोसिएशन। जो डिफरेंशियल एसोसिएशन होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होगा, मतलब हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बच्चे का क्योंकि वो देख के सीखता है ना, उनमें ज़्यादा इमिटेट और कॉपी करके वो, आप जैसे बचपन से जो चीज़ आप देख रहे होते हो उसको आप सीखते हो। तो जैसे कोई बच्चा होगा तो वो देखेगा कि लोग, अगर वो देख रहा है कि कोई क्रिमिनल बिहेवियर कर रहा है, मतलब आपराधिक व्यवहार देख रहा है, तो उसे वो कॉपी करेगा, देखेगा कि ये कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। अगर उसके परिवार में ये चीज़ें हो रही होंगी तो वो क्या करेगा,
वो भी सेम चीज करेगा और देखेगा कि उसके घर में उस चीज को अप्रिसिएट किया जा रहा है। अगर आप कोई अपराध करते हो या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, तो वो चीज वो एक तरीके से खुद को सीख रहा होगा, तो ये एसोसिएट कर रहा है वो खुद को, है ना, उस चीज से, उस व्यवहार से, उस परिस्थिति से। तो ये चीजें वो अपने अंदर आत्मसात कर रहा है, कॉपी कर रहा है खुद को। तो ये आपका डिफरेंशियल एसोसिएशन हो जाता है। इसके बाद होता है डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो क्रिमिनल बिहेवियर करने के लिए उसको जब मौका मिलता है वैसा, मान लीजिए अगर उसको मौका मिल रहा है, उसको कहीं पे वो देख रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसको मौका मिलता है कि कोई है व्यक्ति, अगर उसको जरूरत है हेल्प की, लेकिन वहां पे वो देख रहा है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सड़क पे कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्या करेगा कि एक चीज ये हो सकती है कि वो जाए उसकी मदद करे। लेकिन जो क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा अगर कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो वो जाएगा वहां पे, देखेगा कि उसके पास कुछ ऐसे कुछ वैल्यूएबल चीज मिल जा रही है जो उसके फायदे की हो, तो वो क्या करेगा, वो उसे उठा लेगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय वो वहां से अपने फायदे की चीज देख रहा होगा। तो यहाँ पे उसका क्रिमिनल माइंड काम कर रहा होगा। तो ये चीज, ये उसको अवसर मिल रहा था कि वो इस तरीके से करे, वो वहां पे चाहता तो वो दूसरी चीज भी कर सकता था, वो उस व्यक्ति को बचा सकता था, लेकिन वहां पे उसको ये चीज जो अवसर मिला, उसने वहां पे क्रिमिनल जो बिहेवियर है उसका, उसको उसने चूज किया। तो ये चीज आ जाती है आपकी डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज में। फिर आपका आता है पर्सनल वैल्यूज। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसका जो कुछ पर्सनल वैल्यूज होते हैं कि उसके घर में जिस तरीके से चीजें उसको सिखाई गई होंगी, जो समाज में सिखाया गया होगा, उसने देखा होगा, सीखा होगा, वो चीजें उसके व्यवहार को प्रभावित करेंगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति है जिसके घर में घरेलू हिंसा आमतौर पे किया जाता है, माता के साथ, अगर उसके उसके माता जी के साथ उसके पिता इस तरीके का व्यवहार कर रहे, वो घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो ये चीज उसके अंदर डेवलप होगी, वो चीज उसको इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, उसने जो चीज वहां पे सीखी। और वहीं पे अगर दूसरा बच्चा है, उसने देखा होगा कि उसके घर में जो है कि उसकी माँ का सम्मान किया जाता है, और दोनों जो वहाँ पे है कि लड़के लड़की में फर्क नहीं किया जाता है, मिलजुल के सब काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये पर्सनल वैल्यूज उसकी अपनी डेवलप होंगी, है ना। तो ये चीजें भी पर्सनल वैल्यूज पे निर्भर करती हैं कि व्यक्ति अपना व्यवहार कैसा करेगा। जो क्रिमिनल बिहेवियर होगा, उसकी पर्सनल वैल्यूज उस तरीके से होंगी जैसे उसने अपने फैमिली में सीखा होगा। अगर वो गलत काम करने पे उसको अप्रिसिएट किया जा रहा होगा, या उस चीज को वो देखता होगा कि वो चीजें ज्यादा अच्छी मानी जा रही हैं, या उसको वो माहौल मिल रहा है, तो वो चीजें वही वहां से सीख के वो कॉपी करेगा और वैसा ही अपना बिहेवियर रखेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें जो ये जो सिद्धांत है, जैसे कि हमने कहा कि इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप अच्छी चीजों सीखने के लिए, जैसे आप कोई नॉर्मल से आप कुछ चीजें सीख रहे हो, आप जैसे बच्चे होते हैं ना, कि उनको अगर कुछ भी सीखना हो, अगर उन्हें कि चलना कैसे है, या अगर मान लीजिए बड़े लोग आते हैं और वो आपको अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जैसे, जैसे कि जैसे बच्चा होता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है, वो अपने घर में देख रहा है कि जैसे कि जो वायलेंस है वो नॉर्मल चीज है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, क्रिमिनल बिहेवियर पे कुछ ऐसी मूवीज आप देख सकते हो, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, ऐसी मूवीज हैं जिसमें दिखाया जाता है, जो स्टोरी ऐसी है कि उसके फादर जो रहता है वो एक क्रिमिनल रहता है, फिर जो उसके मरने के बाद उसका बच्चा भी वैसा ही क्रिमिनल बन जाता है। तो वो चीजें क्या है कि उसने अपनी फैमिली में देखा होता है कि वहां पे लड़ाई झगड़ा मारपीट हत्या, ये सारी चीजें नॉर्मल है। तो उसने वहां से वो चीजें अडॉप्ट कर लिया, उसके फैमिली में उस चीज को सपोर्ट किया जाता है, उसको एक मतलब रुतबे की तरह देखा जाता है कि हाँ इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो उसके लिए नॉर्मल चीज है। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ स्पेसिफिक उसको सिखाया जा रहा है, उसने घर में देखा, उसने वही चीज सीखी। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन जो थ्योरी है, वो यही कहती है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है आपका, आपराधिक व्यवहार जो है आपका, इसके लिए आपको कुछ अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बैठा के सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, नहीं, आप उसको देख रहे हो, आप सीखोगे, है ना। और इसमें डिपेंड करता है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या आपका पीयर ग्रुप है, या आपके फ्रेंड्स हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर आप कुछ अच्छा व्यवहार करते हो तो आपको वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, अप्रिसिएट किया जाता है। सेम ऐसा ही क्रिमिनल बिहेवियर को लेकर है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है,
जो ड्रग डीलिंग में है ना, वो ड्रग डीलिंग करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसने कोई ड्रग डीलिंग की जिसमें उसने पैसे कमाए, तो क्या होगा, उसके जो दोस्त होंगे वो उसको अप्रिसिएट करेंगे कि हाँ तुमने तो इतने पैसे कमा लिए, ये कर दिया तुमने, ये तो बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। तो उसको वो व्यवहार बार बार करने का मन करेगा कि हाँ यार, मेरा तो मेरे पीयर ग्रुप में या मेरे लोगों के बीच में एक अच्छा रुतबा है। तो वो चीजें क्या है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जब उसे कोई चीज सीख, जब वो कोई चीज कॉपी करता है, सीखता है, जो व्यवहार करता है, अगर उसको उस चीज के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, अप्रिसिएट किया जा रहा है, तो वो चीजें उसकी बढ़ेंगी। और अगर कोई व्यवहार है जिसके लिए उसको डिस्करेज किया जा रहा है, जिसकी बुराई की जा रही है, उसको उसके लिए जज किया जा रहा है कि ये गलत चीज है, तो वो व्यक्ति वो व्यवहार नहीं करता है। तो सेम ये जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, ये यही कहती है कि इसके लिए आपको कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं, क्रिमिनल व्यवहार जो है आप वैसे ही सीखते हो। तो ये सदरलैंड ने दी थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक्रो लेवल थ्योरी के बारे में। मैक्रो लेवल थ्योरी, जैसे कि आप जानते हैं, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, इसे ग्लोबल थ्योरी भी कह सकते हैं। तो ये थ्योरी जो होती है, समाज में जो एक सोशल सिस्टम है हमारा, उसमें ह्यूमन का जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, या जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है या इंस्टीट्यूशन है, उसमें जब एक बृहद लेवल पर, बड़े लेवल पर जब बदलाव लाया जाता है या उसके बारे में स्टडी की जाती है, उसके जो समस्या है उसके बारे में स्टडी की जाती है, तो उसी को हम मैक्रो लेवल थ्योरी कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? ये सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है, ये आपको बृहद स्तर पे दिख जाएगी। पॉवर्टी आप देखोगे, सबसे बड़ी समस्या देश देश के लिए समस्या है। आप देखोगे तो पूरी जो कह सकते हैं दुनिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉवर्टी, गरीबी। तो ये बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, ये एक बड़े रेंज में कवर करती है चीजों को। तो इसके बारे में लोग इतनी स्टडीज कर रहे हैं, इस पे रिसर्च हो रही है कि कैसे पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम लाए जा रहे हैं कि कैसे इसको कम किया जाए। ऐसे ही इनइक्वालिटी है, इसको लेकर भी बात की जा रही है। समानता, जो तरह तरह की असमानताएं हैं, मतलब कि लोगों को उनके जेंडर के नाम पर, उनके कास्ट के नाम पर, उनके कलर के नाम पे जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो असमानता की जा रही है, उसके बारे में जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ हम कर रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल थ्योरी के अंतर्गत आपके आ जाता है। मैक्रो लेवल थ्योरी जो है वो सोशल वर्क में एक वैल्यूएबल टूल की तरह काम करती है, क्योंकि मिडल रेंज थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो मिडल रेंज थ्योरी जो है वो आपका जो माइक्रो थ्योरी होती है और जो ग्लोबल थ्योरी, जैसे मैक्रो थ्योरी बोलेंगे हम, उनके बीच में ये आता है। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि आप हवा हवाई बातों पे काम कर रहे हो या ऐसे ही, आप एक लिमिट आप बना देते हो, एक सीमा बना देते हो किसके अंतर्गत आपको काम करना है, किस पे करना है ना। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है मैक्रो थ्योरी के मुकाबले। आप देखेंगे इसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, स्पेसिफिक होगा, क्या लिमिट है, कैसे क्या करना है, एक अपना रेंज होता है, मतलब कि क्लैरिटी होती है आपको कि किस तरीके से कैसे काम करना है। इसको सबसे पहले रॉबर्ट मॉर्टन ने दिया था। उन्होंने अपना बताया था मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में। बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी इसको मतलब डेवलप करने में अपनी हेल्प की, मतलब सपोर्ट किया। उन्होंने अपना अपना जो भी विचार था या आइडियाज थे उन्होंने अपने दिए, और इस पे बहुत सारी थ्योरीज भी फिर आगे बनी। इसके बाद आता है माइक्रो थ्योरी। माइक्रो थ्योरी मतलब जो सूक्ष्म सिद्धांत कहेंगे जिसको, मतलब एक जो छोटे लेवल पे होता है, जैसे कि अगर आप किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हैं, है ना, किसी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनके इन्वायरमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप उनका जो वर्क स्पेस है या जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका माइक्रो थ्योरी हो जाता है। और ये अधिकतर आप देखोगे ना, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा इसमें, वन टू वन सेटिंग में आप कर रहे होगे, फैमिली के साथ बैठ के आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, या इंडिविजुअल के साथ बैठ के आप काउंसलिंग कर रहे हो, या ग्रुप में आप काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा छोटे लेवल पे हो जाता है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा ये आपका फैला नहीं होगा। खास तौर से आप देखोगे काउंसलिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो माइक्रो थ्योरी के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लगता है कि जो चीज़ें हैं जिस पे हमें और फोकस करना चाहिए, जो आपको लगता है कि कहीं और आपको नहीं मिल रही है,
आपको उस पे कुछ वीडियो चाहिए, तो आप हमें सोशल वर्क से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं, आपको अगर नॉलेज चाहिए या नेट से जुड़ा हुआ कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे जिसमें वीडियोस के नीचे में आप कमेंट कर सकते हो, जिससे हम आप तक आपकी जो भी फीडबैक्स हैं उसको लेकर उस पर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।